दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं जिन्हें जोड़कर साथ में रखें तो वो संविधान है। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस के रूप में लिया था। आज आपके लिए लाया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो सब जानकारी जो ना सिर्फ आपकी एग्जाम की तैयारी में मदद करेगी, बल्कि आपको बनाएगी देश का एक इन्फॉर्म नागरिक। तो सबसे पहले ये देखिए भाई साहब, ये हमारे संविधान का बच्चों प्रियम्बल है। तो कोई आपसे पूछे कि प्रियम्बल क्या है बेटा, तो प्रियम्बल बच्चों कुछ नहीं, हमारे संविधान का जो सबसे पहला पन्ना होता है उसे बेटा हम प्रियम्बल कहते हैं। जो फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे बेटा हम प्रियम्बल कहते हैं। कभी आप हमारे एनसीईआरटी किताबें होती हैं, उन्हें खोलिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे बना नहीं रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लिखा रहता है बड़े साफ शब्दों में, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गिव इट्स सिटीजंस इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू हियर एक्सपायर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949, ऐसे ही कुछ लिखा है। तो प्रियम्बल क्या है बच्चों? तो मैं आपको बताऊं कि प्रियम्बल कुछ नहीं बेटा, हमारे संविधान का पहला पन्ना है। और बेसिकली संविधान क्या है बच्चों? वो हमारे संविधान की जो है ना, वो एक समरी है, सेंट्रल आइडिया है, कहते हैं ना निचोड़ है। भाई आप जब कोई किताब लेकर आते हैं तो सबसे पहले पेज पे क्या होता है? प्रीफेस। तो जब आप प्रीफेस को पढ़ते हैं तो क्या आपको मालूम चल जाता है पूरी किताब में क्या है? नहीं बेटा, प्रीफेस को पढ़कर आप ये नहीं समझ सकते कि इस किताब में क्या है, लेकिन प्रीफेस को पढ़कर आपको आइडिया मिल जाता है कि बेसिकली ये बताना क्या चाहती किताब। उसी तरह अगर आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि पूरे संविधान में क्या है, लेकिन आपको समरी मिल जाती है। जैसे कि आप मेरे बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं मेरा नाम कासिफ अंसारी है, मैं वाइब में काम करता हूं, लेकिन मैं अभी अपनी कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड पहन लूं तो आप मेरे बारे में 2-4 चीजें और जान जाएंगे। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो उसी तरह जो प्रियम्बल है ना, वो कुछ नहीं बेटा, हमारे संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो संविधान का जो सबसे पहला पन्ना होता है उसे बच्चों हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। तो प्रियम्बल की बात करें तो याद रखिएगा, द टर्म प्रियम्बल refers to the first page of the constitution and it gives the summary of the constitution of India। तो summary of the constitution हमारे संविधान की जो है बेटा ये निचोड़ है, और we can say it is the preface of the constitution। By reading the preamble of any constitution one can understand the basic nature of the country। तो बेसिकली अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो इससे आपको पूरा संविधान नहीं मालूम चलता है, लेकिन बेसिक नेचर क्या है कि हमारा देश किस तरह का है वो हमें मालूम चलता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज प्रियम्बल, तो प्रियम्बल याद रखिएगा रिफर्स टू द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गिव्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे संविधान का जो एक समरी है, जो सारांश है, वो बेटा हमारा प्रियम्बल देता है। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब यहां पर पूछा गया है बच्चों कि यहां पर पूछा गया है कि हमारा जो प्रियम्बल है ये दुनिया में कहां से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे पहला देश था जहां पर प्रियम्बल आया था वो था बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में जो है दुनिया में सबसे पहले प्रियम्बल लिया गया था, रखा गया था, और वहीं से हमने भी इसे बोरो किया है। तो याद रखिएगा, द यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ 7 आर्टिकल्स, अ प्रियम्बल एंड अ क्लोजिंग एंडोर्समेंट। तो आप यूएस को अगर देखेंगे तो यूएस के संविधान में आप देखेंगे एक प्रियम्बल है, उसके अंदर 7 आर्टिकल है और एक क्लोजिंग एंडोर्समेंट है। लेकिन हमारा संविधान अगर आप देखें तो आपको मालूम है कि वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो हमारे संविधान में एक प्रियम्बल है, 395 आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा हमारे 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और आज की तारीख को मिलाकर करीब करीब 105 बार संशोधन भी किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहले प्रियम्बल जो है वो यूएस में आया था। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपसे, बहुत बढ़िया, कि हमारे देश में जब प्रियम्बल आया, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं।
तो प्रियम्बल के बारे में कुछ लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें कही, जैसे कि हमारे देश में एक बहुत ही फेमस जूरिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था श्री N.A. पालखीवाला। तो एमिनेंट जूरिस्ट थे जिनका नाम था N.A. पालखीवाला। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल क्या है बेटा? प्रियम्बल कुछ नहीं, हमारे संविधान का एक पहचान पत्र है, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जिनका नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर भी हुआ करते थे और इन्होंने कहा था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम सो लॉन्ग। मतलब उन्होंने कहा प्रियम्बल के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हम सदियों से सोच रहे थे और हम चाहते थे कि भारत के संविधान में वो चीजें होनी चाहिए। तो N.A. पालखीवाला साहब कहते हैं कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब कहते हैं कि ये प्रियम्बल के अंदर वो भावनाएं हैं जो हम सालों से सोच रहे थे और जो हमारा सपना था कि हमारे आजाद भारत ऐसा दिखेगा, वो सारी चीजें प्रियम्बल में शामिल की गई हैं। K.M. मुंशी जो थे, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो K.M. मुंशी साहब कहते हैं कि प्रियम्बल क्या है? तो उनका कहना है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संप्रभुता, जो सॉवरेन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत का एक हॉरोस्कोप है। तो ये तीन एमिनेंट व्यूज ऐसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि किसने ऐसा कहा था कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा बेटा हमारे जो हैं वो डॉक्टर हमारे जो हैं श्री N.A. पालखीवाला साहब ने कहा था। तो ये तीन एमिनेंट व्यूज हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोजिंग एंडोर्समेंट का मतलब है क्लोजर डॉक्यूमेंट। जैसे कि बेटा आप कभी किसी किताब को लेकर आते हैं तो पहला जो पेज होता है वो प्रीफेस होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अंत में जाएंगे तो एक समरी लिखी होती है, जिसे क्लोजिंग एंडोर्समेंट कह लो या एपिलॉग कह लीजिए, वो चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात ये आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो प्रियम्बल है उसको शक्तियां कहां से मिलती हैं। भाई देखो, हमारे जो प्रियम्बल है उसको शक्ति कहां से मिलती है? तो हमारे जो प्रियम्बल में पहला पेज है वो क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब ये साफ कर दिया गया है कि हमारे जो प्रियम्बल है उसको ताकत जो है वो भारत के संविधान में जो है वो ताकत जो है वो भारत की जनता से मिल रही है। मतलब पहले पेज में ही बता दिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब बताया गया है कि हमारे संविधान को जो ताकत है वो जनता से मिल रही है। मतलब इसको पढ़कर ही यहां से क्लियर हो जा रहा है कि इंडिया विल गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री क्योंकि लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो प्रियम्बल है उसे शक्तियां कहां से मिल रही हैं, तो उसे शक्तियां जो हैं वो भारत की जनता से मिलती हैं। आगे देखो बच्चों, अब बात आती है, अब पूछा जाता है कि हमारा प्रियम्बल किस पर बेस्ड है। हुआ ये कि जब हमारा देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, अब होता क्या है बच्चों, देखो हम जब कोई अपना घर बनाते हैं, हम जब अपना घर बनाते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही तो ना मजदूरों को लाके कहते हैं भैया घर बनाना शुरू कर दो। हम पहले एक नक्शा पास करते हैं कि यहां पर भैया बेडरूम होगा, यहां पर भाई हमारा किचन होगा, यहां पर हमारा वॉशरूम होगा, यहां पर लॉबी होगी, यहां पर ये होगा, यहां वो होगा। तो हम जब घर बनाते हैं तो एक नक्शा बनाते हैं। उसी तरह संविधान भी भैया कोई ऐसे तो बन नहीं गया। तो भाई ये हुआ कि सारे लोगों को बैठाया गया और पूछा गया कि हमारे देश में क्या क्या चीजें चाहिए। उस पर लंबी चौड़ी बहसें हुई और उसके बाद फाइनली सारी बहस होने के बाद 13 दिसंबर 1946 का दिन था। 13 दिसंबर 1946 का वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किस पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो लिख लो बेटा, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 का वो दिन था, याद रखिएगा, जिस दिन हमारे प्रियम्बल को बेस कराया गया। मतलब कि भैया ये कहा गया कि प्रियम्बल किस चीज पर आधारित होगा। सो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे पास किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब बात यह आती है कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारी संवैधानिक सभा ने किस दिन स्वीकार किया था।
तो मैं आपको बड़े साफ शब्दों में अच्छे से बता देता हूं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना बच्चों, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and indicates the source of the authority. It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 जनवरी 1950, celebrated as the Republic Day of India. ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा 2 पॉइंट्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहली चीज कि हमारा जो प्रियम्बल है वो किस पर आधारित है, तो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि प्रियम्बल हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। सो 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था, उसके आधार पर इसे बनाया गया। इसके बाद बात आती है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो किस दिन अडॉप्ट किया गया, तो प्रियम्बल हमारा अडॉप्ट किया गया 26/11/1949। तो 26 नवंबर 1949 का दिन था जिस दिन बेटा हमारा प्रियम्बल जो है वो स्वीकार हुआ। लेकिन यह पूछा जाता है केम इनटू इफेक्ट, हमारा संविधान, हमारा जो प्रियम्बल है कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा प्रियम्बल लागू हो गया, क्योंकि यही वो दिन था जिसे हमारे देश में जो है बेटा रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रूप में बनाया जाता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अब देखो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां पर आती है कि क्या हमारा जो प्रियम्बल है क्या वो जुडिशियबल इन नेचर है या नहीं है। देखो बच्चों, बात आती है कि जो हमारा प्रियम्बल है क्या वो जुडिशियबल इन नेचर है या नहीं है, जुडिशियबल और नॉट। मतलब बात यह है कि हमारा जो प्रस्तावना है क्या वो न्यायिक है या नहीं है। देखो बच्चों, एक बात मैं बहुत अच्छी बता दूं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, तो फंडामेंटल राइट्स की एक खासियत है कि अगर उसका वायलेशन होता है तो आप उस कंडीशन में कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं। जैसे कि संविधान में कहा गया है राइट टू इक्वालिटी, ये एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर सरकार राइट टू इक्वालिटी का पालन नहीं करती है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। लेकिन जो प्रियम्बल के अंदर फीचर्स हैं, क्या बात है कि वो जुडिशियबल है या नहीं है, तो मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कान खोल के याद रखिएगा कि जो प्रियम्बल होता है वो नॉन जुडिशियबल इन नेचर होता है। याद रखिएगा, तो प्रियम्बल जो होता है वो नॉन जुडिशियबल इन नेचर होता है। नॉन जुडिशियबल का मतलब होता है कि जो प्रियम्बल के अंदर फीचर्स हैं अगर सरकार उनका पालन नहीं करती है तो उस कंडीशन में आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते हैं। The preamble is non-judicial या judiciable in nature and the features which are mentioned in the preamble are not enforced by the court of law। ठीक है, याद रखिएगा, तो प्रियम्बल जो है बेटा याद रखिएगा इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखो बेटा, तो याद रखिएगा ये नॉन जुडिशियबल इन नेचर है और इसके जो फीचर्स हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो एनफोर्स नहीं कर सकती। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि हमारे जो संवैधानिक मेकर्स थे जब वो हमारा संविधान बना रहे थे तो उन्हें एक चिंता बहुत ज्यादा सता रही थी। उनको एक चीज थी यार कि जिंदगी भर देश में कांग्रेस का शासन तो रहेगा नहीं, जिंदगी भर देश में भाई बीजेपी जैसे पार्टीज का शासन तो रहेगा नहीं। तो संवैधानिक मेकर्स को एक समस्या थी और उन्हें यह लगता था कि यार मान लो कल को कांग्रेस की सरकार गिर गई और मान लेते हैं कि हमारे देश में कोई कम्युनल सरकार आ गई, मान लो कि भैया देश में लश्कर तोयबा ने सरकार बना दी, तो भाई साहब ये तो प्रियम्बल की ऐसी तैसी कर देंगे। भाई हमारे देश में प्रियम्बल में बदलाव मुश्किल है, नामुमकिन तो है नहीं। भाई हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में बदलाव मुश्किल है, नामुमकिन तो है नहीं। तो संवैधानिक मेकर्स ने कहा कि कल को मान लो ये कम्युनल सरकार आ गई तो भैया ये तो सेकुलर शब्द हटाकर हिंदू डेमोक्रेसी कर देगी, इस्लामिक डेमोक्रेसी कर देगी, फिर हम क्या करेंगे। तो संवैधानिक मेकर्स इस बात से काफी ज्यादा चिंतित थे। तो संवैधानिक मेकर्स ने क्या किया कि संवैधानिक मेकर्स सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग के गए और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया देखो ऐसा है कि संवैधानिक मेकर्स ने प्रियम्बल के पेज को किया लॉक और चाबी जाकर पकड़ा दी सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आज से आप हैं एडमिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश में सरकार कोई भी आए,
आपकी यह जिम्मेदारी है कि इस प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें इस योग्य समझा, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे जजों की नियुक्ति का अधिकार तो सरकार के हाथ में है। कल को भाई साहब सरकार आएगी, अपनी मर्जी के जज लाएगी, हम क्या कर सकते हैं। संवैधानिक मेकर्स ने कहा थैंक यू सो मच बताने के लिए। संवैधानिक मेकर्स ने एक और नियम पास किया और संवैधानिक मेकर्स ने कहा कि देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। समझो, संवैधानिक मेकर्स ने कहा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। मतलब कि न्यायपालिका के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। इस तरह से जाकर के हमारे प्रियम्बल को प्रोटेक्ट किया गया। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह देते हैं पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत है। आप कह देते हैं प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बेटा वो हमारे संविधान की गार्जियन होती है, प्रियम्बल की गार्जियन होती है। अब समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस तरह से हमारे प्रियम्बल को कंट्रोल किया गया। अब जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में, और उस समय कांग्रेस की सरकार की बड़ी इज्जत थी। भाई जवाहरलाल नेहरू साहब देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई हमें प्रियम्बल में कुछ बदलाव करना है देश हित के लिए। सुप्रीम कोर्ट को लगा भाई ये तो देश हित का काम करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के पेज को खोल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और देश की संसद को यह अधिकार है कि वो देश के प्रियम्बल में बदलाव कर सकते हैं। अब भाई साहब सरकार के इंटेंशन कुछ और थे, सरकार ने ज्यादा चेंज कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर कहा है, फिर कहा नहीं है, हां ना हां ना हां ना चलता रहा। और फिर हमारे देश में हो गया एक बहुत बड़ा कांड, जिस कांड का नाम था 1973 में द केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। 1973 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा केस हुआ जिसका नाम था द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जिस मामले का आपको मालूम होगा बहुत ही ऐतिहासिक केस है। इस केस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और 13 जजों की बेंच ने 7-6 के रेशियो से एक फाइनल मेजॉरिटी डिसीजन दिया और उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है? तो आप कहेंगे यस है, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और देश की संसद को यह अधिकार है कि वो प्रियम्बल में बदलाव कर सकती है। प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और संसद को यह अधिकार है कि वो प्रियम्बल में बदलाव करेगी, लेकिन देश की संसद को यह अधिकार नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाए। तो लोगों ने कहा भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों में वो हो गई तू में। तो जजों की संख्या बढ़ाकर 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फाइनली 13 जजों की बेंच ने 7-6 की मेजॉरिटी से फैसला किया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और देश की संसद को यह अधिकार है कि वो प्रियम्बल में बदलाव करेंगे, लेकिन वो बदलाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने एक फैसला सुनाया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक चीज है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस टू केस और टाइम टू टाइम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड, ये केस टू केस और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। तो कोई आपसे पूछे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल नॉट डिफाइंड। क्लियर? जल्दी बताओ, फास्ट। मजा आया यहां तक? जल्दी देखिएगा। ठीक है, हाँ जी। देखिए यहां लिखा है द प्रियम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In the Keshwanand Bharti case, the Supreme Court overturned this earlier decision and held that the preamble is the part of the Constitution. The Parliament of India has the right to amend the preamble, but the Parliament of India does not have the power to amend the basic structure of the Constitution, as the Supreme Court of India decided in the famous case of State of Kerala in the year 1973. The basic structure of the Constitution is not defined and changes as per the cases. Clear? जल्दी बताओ भाई, बहुत बढ़िया। क्लियर है? जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दो, मजा आया कि नहीं आया? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज भी डिफाइंड नहीं है। भाई देखो यहां से समझ में आता है
कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमारे देश में डिफाइन नहीं है। तो केस टू केस और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब एक चीज पूछी जाती है कि हमारे प्रियम्बल से आज तक के इतिहास में कौन कौन से केसेस जुड़े हुए हैं। देखो बेटा, हमारे देश में 3 केसेस प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला केस है द बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960। 1960 का बेरूबरी यूनियन केस। इन केसेस के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे बाद में। 3 केसेस याद रखिएगा। 1960 का बेरूबरी यूनियन। अब बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर दूसरा केस है 1973 का केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। और उसके बाद सन 1995 में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्सा ही नहीं बल्कि इंटीग्रल हिस्सा है। मतलब कि भैया ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो यस तो है ही है और साथ में इंटीग्रल है, मतलब ये हमारे संविधान का अखंड हिस्सा है। तो बेरूबरी यूनियन केस में कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। और LIC ऑफ इंडिया केस में कहा हिस्सा ही नहीं बल्कि अखंड हिस्सा है, जो कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आज तक भारत के इतिहास में प्रियम्बल में संशोधन हुआ है? तो मैं आपको बड़े साफ शब्दों में बता दूं कि यस, सिर्फ एक बार हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है और वो केस था बहुत ही फेमस, याद रखिएगा, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। तो 42वां संवैधानिक संशोधन सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब हमारे प्रियम्बल में बदलाव किया गया है। और याद रखिएगा कि 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए थे, जिसमें था आपका सोशलिस्ट। पहला शब्द जोड़ा गया था सोशलिस्ट, दूसरा शब्द जोड़ा गया था सेक्युलर और तीसरा शब्द जोड़ा गया था इंटेग्रिटी। ठीक है बेटा। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में बच्चों जोड़े गए थे। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 सिर्फ एक बार है जब हमारे देश के प्रियम्बल में बदलाव हुआ, उसके बाद आज तक कभी भी नहीं हुआ है। दिस एंड्स विद योर इंट्रोडक्शन टू द प्रियम्बल। सबको क्लियर है? जल्दी बताओ यार, मजा आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। वाह भाई वाह, क्या बात है, मजा आ रहा है यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि हमारे जो प्रियम्बल हैं उसमें कितने शब्द इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब समझो बेटा, मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्रियम्बल में आप देखेंगे तो 9 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? 9 शब्द। पहला शब्द है सॉवरेनिटी, जिसे हम कहते हैं संप्रभुता। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, जिसे कहते हैं समाजवादी। तीसरा है सेक्युलर, जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। चौथा है बच्चों डेमोक्रेटिक, जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक। 5वां शब्द है रिपब्लिक, जिसे हम कहते हैं गणराज्य। छठा है इक्वालिटी, जिसे हम कहते हैं समानता। फ्रेटर्निटी, जिसे हम कहते हैं भाईचारा। जस्टिस, जिसे कहते हैं न्याय। और लिबर्टी, जिसे कहते हैं उदारता। तो ये 9 शब्द हमारे संविधान के प्रियम्बल की जान है बेटा। ये 9 शब्द, हालांकि मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो 5 याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही शब्द सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे संविधान में हैं। अब एक एक करके इन शब्द को हम उठाएंगे। ठीक है? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं आगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला शब्द आता है सॉवरेन। सॉवरेन, जिसे बेटा हम कहते हैं संप्रभुता। अब बात यह आती है कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी। तो पहले तो मैं यह बता दूं कि यह शब्द हमारे संविधान में कहीं था ही नहीं दूर दूर तक। तो याद रखना बेटा, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इस शब्द को जो है बेटा वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और दूसरी चीज याद रखना बेटा
कि हमारा देश शुरुआत से सॉवरेन नहीं था। इंडिया ने सॉवरेनिटी को अडॉप्ट किया, और इंडिया ने सॉवरेनिटी को कब अडॉप्ट किया? तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। तो इंडिया कब बना सॉवरेन कंट्री? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक सॉवरेन कंट्री बना। अब समझो सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक ऐसा देश जिस देश में जो नीतियां हैं और जो कानून हैं उसमें किसी भी थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा देश जो अपने देश की नीतियां और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो। भाई हमारे देश में नोटबंदी हुई, हमने करी। हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ, हमने किया। हमने एनआरसी किया, असम में हमने किया। मतलब हमें अपने देश की नीतियां और कानून बनाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब है सॉवरेन। मतलब हमारे देश की पॉलिसीज और लॉज में किसी भी विदेशी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। हुआ क्या, समझो बेटा। कहते हैं अंग्रेज, क्वीन विक्टोरिया का शासन कहते हैं दुनिया में इतनी जगह था कि उनके शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था। लेकिन कहते हैं ना बेटा कि सूरज और चांद को भी ग्रहण लगता है, तो इंसान की औकात ही कुछ नहीं है। तो इंसान को ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए। एक समय था जब क्वीन विक्टोरिया का शासन पूरी दुनिया में था, लेकिन उनके शासन को भी ग्रहण लगा बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों के पास ना पैसा था ना ताकत थी कि वो दुनिया पे कुछ कर सके। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने, कहते ना बेटा रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब अंग्रेजों ने कहा जाते जाते भी यार कुछ मिल जाए तो क्या बुराई है। तो अंग्रेजों ने जब दुनिया भर के देशों को आजाद किया तो उन्हें दो ऑप्शन दिए कि भैया तुम्हें कैसी आजादी चाहिए। तो उन्होंने दो तरह के ऑप्शन दिए। पहला था डोमिनियन स्टेटस और दूसरा था सॉवरेन स्टेटस। तो पहला था डोमिनियन स्टेटस और दूसरा था सॉवरेन स्टेटस। तो लोगों ने कहा यार ये डोमिनियन स्टेटस और सॉवरेन स्टेटस में फर्क क्या है, जरा ये तो बताओ। तो अंग्रेजों ने कहा देखो डोमिनियन स्टेटस में क्या है कि आपके देश से ब्रिटिश फौजें हट जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ फिजिकल तौर पर आजाद होंगे। मतलब जब भी आपके देश में कोई नीतियां और कानून बनेंगे तो आपको हमेशा ब्रिटिश क्वीन से पूछना पड़ेगा, क्या मैडम हम नोटबंदी कर दें, क्या मैडम हम जीएसटी ले आए। मतलब हर चीज हमें ब्रिटिश क्वीन से पूछनी पड़ेगी। ब्रिटिश क्वीन मना नहीं करेगी लेकिन पूछना पड़ेगा। मतलब आपको ब्रिटिश क्वीन को हमेशा माई बाप मानना पड़ेगा। बदले में लेकिन दो फायदे भी थे। पहला, अंग्रेज आपकी आर्थिक मदद करेंगे, और दूसरा, अगर आपके देश से अंग्रेजों के जाने के बाद किसी देश ने आपके ऊपर आक्रमण किया तो आक्रमण आपके ऊपर नहीं ब्रिटिश क्वीन के ऊपर माना जाएगा, और अंग्रेजों की फौज उस देश से लड़ाई लड़कर आपको वापस स्वतंत्र कराएंगी। तो वह बढ़िया फायदा था। तो दुनिया के कुछ देश जो थे वो बड़े डरपोक थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सब ने डोमिनियन स्टेटस अपना लिया। आज भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा सब डोमिनियन स्टेटस पे ही जीवन जी रहे हैं। मतलब अगर आप, भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया पे आक्रमण किया तो उसमें इंग्लैंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डोमिनियन है भैया उसका। तो याद रखिएगा भारत ने भी डोमिनियन स्टेटस को अपनाया था। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन स्टेटस पर थे। तो 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन थे। तो लोगों ने कहा भैया ये फिर एक बात बताओ सॉवरेन का मतलब क्या है। तो सॉवरेन का मतलब ये है कि बेटा हम फिजिकल तौर पे भी आजाद हैं, प्लस हम अपनी नीतियां और कानून बनाने के लिए भी आजाद हैं। मतलब हमें नोटबंदी करनी है नहीं करनी है, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, हमारी मर्जी है, साला हम अमेरिका से किसी से पूछेंगे नहीं। मतलब भैया हम सॉवरेन हैं, हमें अपने देश के फैसले करने के लिए, चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे कश्मीर हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या पाकिस्तान हो, हम किसी से पूछेंगे नहीं। हम इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर दोनों में याद रखिएगा कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। तो इसे कहते हैं बेटा सॉवरेन। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 से आज तक हम जो है बेटा सॉवरेन स्टेटस पर हैं। तो 26 जनवरी 1950 से हम आज तक सॉवरेन स्टेटस पर हैं। तो सॉवरेनिटी का मतलब है कि हम सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि हम अपनी नीतियां और कानून बनाने के लिए भी आजाद हैं। तो हमें अपने देश के मामलों में किसी थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका सुन लो कान खोल के,
समझ रहे हो भैया, हम अपने फैसले खुद करते हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट है कि भैया हम जो हैं डोमिनियन स्टेटस पे नहीं, हम सॉवरेन हैं। क्या बात है। दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं। तो सॉवरेन कंट्री मैंने आपको बता दिया कि हम भैया स्वतंत्र हैं अपने फैसले करने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है सोशलिस्ट, समाजवाद। समाजवादी भैया देखो ऐसा है कि यह शब्द हमारे संविधान में था नहीं, इस शब्द को हमारे संविधान में जोड़ा गया एडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है। अब समझो, अब समाजवाद क्या है बेटा। वैसे तो मैं सच बताऊं तो आपको समाजवाद पे घंटों लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन आपके लिए बस छोटा सा समझ लीजिए। होता क्या है बच्चों, एक व्यक्ति थे, काफी साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो समाजवादी देश क्या है बेटा, एक ऐसा देश जिस देश में, एक ऐसा देश जिस देश के समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा हो। मतलब समझ रहे, एक यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाह रहे थे कार्ल मार्क्स साहब। जैसे वो तमिलनाडु में आप जाइएगा, एक टाउनशिप है इसका नाम है ऑरोविल, एक यूटोपियन सोसाइटी है जहां पर रहने वाला हर व्यक्ति बराबर है। तो कार्ल मार्क्स बाबू क्या कह रहे थे कि समाजवादी देश एक ऐसा देश है जिस देश के समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बराबर होना चाहिए। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई फॉरवर्ड है, ना कोई बैकवर्ड है, सब बराबर है। लेकिन होता क्या है यहां पर समझिए बेटा, कि ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना कोई फॉरवर्ड है, ना कोई बैकवर्ड है, सब बराबर है। ऐसे यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहते थे कार्ल मार्क्स। लेकिन हुआ यह कि कार्ल मार्क्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम यह थी कार्ल मार्क्स जो था वो दूरदर्शी नहीं था बेटा। कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी जो है वो 18 सेंचुरी में दी थी, और 18 सेंचुरी में दुनिया में ना खाना, ना बेटा दुनिया में ना मोबाइल फोन था, ना टीवी थे, ना आईफोन था, ना BMW थी, ना वॉशिंग मशीन थी। उस जमाने में तो इंसान काम क्यों करता था। सॉरी, 19 सेंचुरी में उन्होंने थ्योरी दी थी, और उस जमाने में ना टीवी थी, ना फ्रिज थी, ना वॉशिंग मशीन था, ना BMW थी, ना आईफोन था। उस जमाने में इंसान काम करता था सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। तो इंसान का मकसद था उस जमाने में सिर्फ पेट भरना। लेकिन कार्ल मार्क्स बाबू को क्या मालूम था कि 19 के बाद 20th सेंचुरी भी आएगी, और 20th के बाद 21st सेंचुरी भी आएगी, और 21st सेंचुरी में खाना तो बेटा एक सेकेंडरी नीड हो गई है। आज की तारीख में इस क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं किसी को भी इस बात की चिंता नहीं होगी रात में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या खाना तो मिल ही जाएगा। अब तो लड़ाई एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, BMW की है। अरे शर्मा जी ने BMW खरीद लिया, तो अब तो हम भी मर्सिडीज खरीदेंगे। तो मॉडर्न सोसाइटी क्या है ना बेटा, मॉडर्न सोसाइटी जो है उसमें खाने की लड़ाई बची नहीं। अब तो भैया जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा कमाएगा, जो कम करेगा वो कम कमाएगा। और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो में हर तरह के व्यक्ति का होना जरूरी है भाई साहब। अमीर से अमीर भी होने जरूरी है, और गटर में जाने वाला भी जरूरी है, तभी तो इकोनॉमिक साइकिल चलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट सोसाइटी में जो समाजवादी सोच है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। लेकिन आज भी भारत में कुछ लोग हैं जो कार्ल मार्क्स का भैया कह रहे हैं, समाजवाद को पकड़े घूम रहे हैं कि भैया हम तो समाजवाद लाएंगे। प्रकाश करात, बृंदा करात, सीताराम येचुरी, कन्हैया कुमार, आप देखते ही होंगे। तो समाजवाद बेटा प्रेजेंट सिनेरियो में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक ऐसा समाज बनाओ जहां पर सब बराबर हो। तो देखेंगे एडेड यहां पे, सोशलिस्ट कंट्री इज अ कंट्री वेयर द पॉलिसीज एंड लॉज व्हिच आर मेड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट एंटी सोशल। पहली चीज, सरकार जो भी कानून बनाती है वो एंटी सोशल नहीं होने चाहिए, मतलब समाज जो स्वीकार करे वही कानून बने। द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाज कार्ल मार्क्स। मार्क्स बिलीव इन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू द कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब होता क्या है, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो सोशलिज्म है वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होना चाहिए। कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब होता है कि देश में इकोनॉमी के जितने सेक्टर्स हैं उस पर सरकार का बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। तो सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब इकोनॉमी का हर सेक्शन सिर्फ सरकारी होना चाहिए, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में जो समाजवाद है वो थोड़ा डिफरेंट है। भारत में जो समाजवाद का आइडिया था वो गांधी जी ने दिया, और इसीलिए जो इंडियन सोशलिज्म है उसे गांधीयन सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं।
गांधी जी का कहना था कि भैया हमें मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जहां पर समाज में पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो, और दोनों मिल करके समाज के लिए आगे बढ़ रहे हो। समझ रहे हो? द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म in India were given by Mahatma Gandhi, and that's why Indian socialism is known as democratic socialism or Gandhian. Gandhi ji believes in the idea of mixed economy, where not only the government sector but also the private sector works for the betterment of the society. तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि सिर्फ सरकारी सेक्टर होने चाहिए, जबकि गांधी जी का कहना था कि कार्ल मार्क्स का कहना था कम्युनिस्ट सोशलिज्म हो, गांधी जी ने कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों समाज के उत्थान के साथ एक साथ काम करें। अब बेटा देखो, समाजवाद का जो मेन मकसद है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समाजवाद का मेन मकसद क्या है? तो समाजवाद का मेन मकसद है समाज से 6 बुराइयों को खत्म करना। द मेन एम ऑफ सोशलिज्म इज टू एंड 6 evils ऑफ द सोसाइटी। तो समाज से 6 बुराइयां हमें खत्म करनी है। पहला है पॉवर्टी, गरीबी खत्म करनी है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। चौथा है अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत। इग्नोरेंस, लापरवाही, मतलब रीजनल बैलेंस बनाना, ऐसा नहीं है नॉर्थ इंडिया पे ध्यान देना है, मणिपुर को भूल जाना है। और इनइक्वालिटी, असमानता। ठीक है, तो पॉवर्टी हो गई, माल न्यूट्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी। इन चीजों को खत्म करना है, तभी समाज हमारा बेहतर बनेगा। लेकिन अब आप देख लीजिए, भारत में समाजवाद है और 70 साल हो गए देश आजाद हुए, क्या आज तक हम इनमें से किसी भी चीज को खत्म कर पाए हैं? मुझे नहीं लगता। तो आज तक हम इनमें से क्या कोई भी चीज खत्म कर पाए हैं? कुछ भी नहीं कर पाए। तो समाजवाद का मुख्य लक्ष्य जो है, याद रखिएगा, तो समाजवाद हमारे देश में जो है वो डेमोक्रेटिक गांधीयन सोशलिज्म है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आज की क्लास हमारी डन। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, प्रियम्बल की शक्तियां कहां से मिलती हैं वो पढ़ा। हमने ये देखा कि प्रियम्बल के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो पढ़ा, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल पढ़ा। तो ये सारी चीजें पढ़ ली। तो आइए बात करते हैं सेक्युलर कंट्री की। तो याद रखिएगा ये सेक्युलर शब्द, एनीवेज बैक टू द क्लास। अब होता क्या है, जब हम सेक्युलर की बात करते हैं बच्चों, तो सेक्युलर का मतलब क्या है? तो सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में था नहीं। याद रखिएगा, इसे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट इंडिया वाज अ सेक्युलर नेशन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड 1976. A secular country is a country where religion is absent. That is a country which does not have its state religion and where the government of the country is not promoting any particular religion. तो जिस देश का खुद का कोई धर्म ना हो और जिस देश की सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार ना करे, उसे बेटा हम सेक्युलर कहते हैं। अब सेक्युलरिज्म की बात भी अगर हम करें तो बेटा ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है बेटा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होता है बच्चों नेगेटिव सेक्युलरिज्म। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या फर्क है? देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, तो ये एक ऐसा सेक्युलरिज्म है जहां पर सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। ये जैसे हमारे भारत में क्या है बेटा? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब हमारे देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश की जनता को यह अधिकार है कि वो अपना कोई भी धर्म का पालन कर सकती है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म, जहां पर जनता को भी धर्म के पालन करने से रोक हो, जैसे नॉर्थ कोरिया आप चले जाइए, वहां नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। समझ रहे हो बेटा? तो आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो वहां पर आपको नेगेटिव सेक्युलरिज्म मिलेगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ऑल द रिलीजन्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स एंड द सिटीजंस आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन। ठीक है बेटा? हाँ जी। तो जहां पर सबको अपने अधिकार होने चाहिए। नेगेटिव सेक्युलर, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन, द चर्च एंड द स्टेट, द पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा नेगेटिव सेक्युलरिज्म जहां पर धर्म और समाज और सरकार इनके बीच में कोई रिश्ता ना हो। ठीक है, वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेक्युलर जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं, इसे कहते हैं भैया हम डेमोक्रेटिक। भारत जो है भैया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज अ लोकतांत्रिक देश। समझो भैया डेमोक्रेसी क्या है। आपने बचपन से एक डेफिनेशन सुनी होगी,
डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो आपने बचपन से सुना होगा लोकतंत्र एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए है, जनता द्वारा है और जनता से है। तो ऑफ द गवर्नमेंट है, फॉर द गवर्नमेंट है एंड बाय द गवर्नमेंट है। ये अब्राहम लिंकन के फेमस शब्द हैं। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे बहुत महान, जिन्होंने हमें पॉलिटिक्स सिखाई। वो कहते थे कि ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल ये तब तक है जब तक ये यूरोप और अमेरिका में है। वो कहते थे कि एशिया कंट्रीज में आकर ये डेमोक्रेसी की कमर जो है लड़खड़ा जाती है। वो कहते थे कि भारत में आते ही ये ऑफ द पीपल हो जाती है। इट इज वेरी फॉर द पीपल एंड इट इज बाय द पीपल। तो इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। भैया जिस देश में बिरयानी के पैकेट और 500 रुपए और रॉयल स्टैग की बोतल पर वोट पड़ जाएं, तो वहां लोकतंत्र कैसे चल सकता है, आप ही बताइए। भाई साहब, लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पर जनता देश की सरकार चुनती हो। लेकिन भैया जनता देश की सरकार चुनेगी कैसे? उसके लिए जनता के पास डिस्क्रिशन होना चाहिए, जिसे हम विवेक कहते हैं। और विवेक आता कैसे है? विवेक आता है शिक्षा से। और नेता तुम्हें बेटा बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बोतल दे देंगे, खाना दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम पढ़ लिख गए ना बेटा। तो पढ़ाई लिखाई से तुम्हारे अंदर एक चीज आती है, उसे कहते हैं विवेक, जिसे हम कहते हैं भैया कि इंसान के अंदर विवेक आ जाता है। और जब इंसान के अंदर विवेक आता है ना, डिस्क्रिशन, तो इंसान उससे एक काम करना सीख जाता है, वो ये है कि वो सही और गलत में फर्क करना सीख जाता है। तो इंसान सही और गलत में फर्क करना सीख जाएगा। तो होता क्या है कि डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा देश जिस देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाए और जिस देश में हर नागरिक को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार हो। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, द सिटीजंस ऑफ द कंट्री इलेक्ट द गवर्नमेंट टू रूल द कंट्री एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहां पर जो भैया जनता है, वो जहां पर जो लोग हैं, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हैं, तो यहां पर जो पीपल होते हैं दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो देश की सरकार है वो क्या करेगी कि लोगों के हित के लिए काम करती है, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम किया जाता है। तो होता क्या है समझो, जहां पर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो किसी देश में डेमोक्रेसी है और किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है। हम ऐसा कैसे जज कर सकते हैं? देखो बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं क्या भारत इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं पूछूं क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या चाइना लोकतांत्रिक देश है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसे आप डिफाइन करते हैं कि कोई देश लोकतांत्रिक है, कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? देखो बेटा, डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां पर क्या होता है बच्चों, जहां पर भी लोकतंत्र होता है वहां पर हमेशा बाई पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम का कंसेप्ट होता है। जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर बच्चों या तो बाई पार्टी होगी या मल्टी पार्टी होगी। मतलब या तो दो राजनीतिक पार्टियां होंगी या दो से ज्यादा होंगी। दो राजनीतिक पार्टियां, एक शासन करेगी, एक विपक्ष में बैठेगी। जैसे यूएसए में आप जाएंगे तो वहां दो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेट्स हैं, एक रिपब्लिकन्स हैं। आप इंग्लैंड में चले जाइए, वहां दो पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है। मतलब एक शासन करेगी और एक विपक्ष में बैठेगी। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है बच्चों। विपक्ष का होना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंग्लैंड में जो विपक्ष का नेता होता है उसे बेटा शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। वो इतना पावरफुल होता है, उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। हमारे देश में भी हालांकि आपने देखा होगा जो विपक्ष नेता होते हैं उन्हें उनका पावर जो है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होता है। लेकिन हमारे देश में क्या है बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मतलब जहां पर दो से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। भैया हमारे देश में जब राखी सावंत अपनी पार्टी खोल सकती हैं तो हमारे द्वारे में कौन से कांटे लगे हैं, हम भी पार्टी खोल देंगे। भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इस समय हमारे देश में हजारों की संख्या में पार्टीज अवेलेबल हैं। तो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम। अब चाइना में क्यों नहीं आप कहेंगे डेमोक्रेसी है?
क्योंकि चाइना में देयर इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम है पीपीसी, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसे पीपीसी कहते हैं, इसीलिए चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। जब एक ही पार्टी है तो चुनाव तो होगा नहीं। ठीक है बेटा, तो जब एक ही पार्टी है तो होता क्या है, वहां चुनाव होता नहीं है, इसीलिए चाइना में देयर इज नो डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया में देयर इज अ डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, हाँ जी, आ जाइए सनत जी, बहुत बहुत स्वागत। अब देखो, अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बता दिया, यहां पर या तो बाई पार्टी होगा या मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब डेमोक्रेसी में आप देखेंगे बाई पार्टी सिस्टम, जहां पर दो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे यूएसए, इंग्लैंड है, और मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ये सब क्या है, ये सब आपका मल्टी पार्टी सिस्टम पे चलते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं बहुत तगड़ी कंसेप्ट। देखो बच्चों, डेमोक्रेसी जो होती है वो दो तरह की होती है। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है। एक होती है बच्चों डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक होती है बेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, जिसे हम बेटा रिफरेंडम डेमोक्रेसी भी कहते हैं, रिफरेंडम, और इनडायरेक्ट जो है, जिसे बेटा हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, देखो बच्चों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जहां पर देश की सरकार तो होती है, लेकिन उस देश की सरकार कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं रखती है। देश में सरकार होगी, लेकिन अब जैसे कि देश में जीएसटी लाना है, देश में नोटबंदी लाना है, या कुछ भी करना है, तो वहां पर सरकार जो होती है वो कोई भी फैसला नहीं ले सकती। सरकार हर चीज के फैसले के लिए जनता के पास जाती है, और जनता डिसाइड हो रहेगी कि भाई नोटबंदी होगी कि नहीं होगी, जीएसटी लागू होगा या नहीं होगा। तो मतलब कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर जनता सरकार के कामकाज में इंटरफेयर करती है, उसे बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और आज तक दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र देश है बेटा जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। तो सरकार जो है जनता से बताएगी कि हम ऐसा करना चाहते हैं, फिर जनता डिसाइड करेगी ऐसा होगा या नहीं होगा। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे देश में, जैसे भारत में, दुनिया में हर जगह जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हमारे यहां क्या होता है बच्चों कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बड़ा अच्छा सीन है कि हमने अपने नेता चुन दिए, हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार चुन दी, अब हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब हमने अपनी सरकार चुन दी, अब हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। मतलब जो फैसले होंगे वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे। तो हमने मोदी जी की सरकार चुनी है, तो अब फैसले लेने का अधिकार मोदी जी की सरकार को है, उसमें जनता इंटरफेयर नहीं करेगी। यह है बच्चों हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में फर्क है। अब समझो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बच्चों दो तरह की होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो हमारी दो तरह की है। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर एक बात बताओ कि यूएसए में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता है। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह की होती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसकी एक खासियत होती है, वहां देश में एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। मतलब वहां पर देश में सिर्फ एक ही होगा और वो होगा राष्ट्रपति। ऐसी डेमोक्रेसी आपको यूएसए में मिलेगी। और दूसरी होती है बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर डुअल रिप्रेजेंटेटिव्स का कंसेप्ट होता है। एक होते हैं नॉमिनल हेड जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट, और एक होते हैं रियल हेड जिन्हें हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हो? तो नॉमिनल हेड जैसे कि किंग है, क्वीन है, एम्परर है, हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, और रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर। ऐसा आपको इंडिया, इंग्लैंड, जापान हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहां पर क्या है, यहां पर बेटा डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं और यहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट होता है। ठीक है, हां जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं।
तो ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला होता है बेटा लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं विधायिका। इसका काम क्या है? इसका काम है बच्चों टू मेक लॉस। ये हमारे देश में कानून बनाने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव, जिनका काम है टू इंप्लीमेंट लॉस। इन्हें हम कहते हैं कार्यपालिका, ये कानून को लागू करते हैं। और ये है जुडिशरी, इसका काम है टू प्रोटेक्ट लॉ। तो ये कानून बनाते हैं, ये कानून लागू करते हैं, ये कानून की रक्षा करते हैं। भाई सरकार ने कानून बना दिया सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी है तो इन्होंने कहा कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी है, तो होता क्या है कि भाई साहब ये काम पुलिस वालों को दिया जाएगा। पुलिस वाले जो हैं सड़क पर खड़े होकर देखेंगे कि क्या लोगों ने सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाई है या नहीं चलाई है। अब मान लो कि अगर पुलिस वाले सीट बेल्ट लगा के गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो उस कंडीशन में आप भैया जुडिशरी के पास ले जाइए। जुडिशरी उनको सजा देगी कि भाई साहब आपने सीट बेल्ट लगा गाड़ी क्यों नहीं चलेगी। लेकिन हमारे देश में परेशानी क्या है, ये जो एग्जीक्यूटिव विंग है ना, ये बहुत भ्रष्ट है। सीट बेल्ट नहीं लगाई है, लाओ 500 रुपया लाओ, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये कानून बनाते हैं, ये कानून लागू करते हैं और ये कानून की रक्षा करते हैं। टू मेक लॉस, टू प्रोटेक्ट लॉस, सॉरी टू इंप्लीमेंट लॉस एंड टू प्रोटेक्ट लॉस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी बताइए फास्ट। नेक्स्ट, इसके बाद आता है रिपब्लिक। अब देखो भाई, अब बात यह आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिपब्लिक कंट्री। गणराज्य से आप क्या समझते हैं, समझो। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? गणराज्य। कोई आपसे पूछे क्या इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है, आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या चाइना डेमोक्रेटिक है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या रिपब्लिक है? बिल्कुल है। तो इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है। चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, रिपब्लिक है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, साथ में रिपब्लिक भी है। सो गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब क्या है? तो रिपब्लिक कंट्री का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा देश जिस देश में देश का प्रमुख, हमारे देश में देश का प्रमुख कौन है? तो जिस देश में देश का प्रमुख प्रेसिडेंट आता है हमारे देश में, तो बेटा जिस देश में देश का प्रमुख इलेक्शन से आता हो वह देश रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। तो जिस देश में देश का प्रमुख इलेक्टेड प्रोसेस से आता है वह देश रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। भाई हमारे देश में रामनाथ कोविंद जी इस समय देश के राष्ट्रपति हैं। अगला राष्ट्रपति कौन होगा किसी को नहीं मालूम, चुनाव डिसाइड करेगा। हालांकि सबको मालूम है द्रौपदी मुर्मू जी की चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद प्रिंस चार्ल्स ही राजा बन सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स के मरने के बाद प्रिंस विलियम्स ही बनेंगे। प्रिंस विलियम्स के बाद प्रिंस हैरी बनेंगे। इंग्लैंड तो इतना महान देश है कि वहां पर बच्चा मां के पेट में है और बच्चा मां के पेट में ही राजा घोषित हो जाता है। भाई साहब प्रिंस विलियम की शादी हुई केट मिडिल्टन से, और जब केट मिडिल्टन की प्रेगनेंसी की खबर आई तो भाई साहब बर्किंघम पैलेस में कहा गया कि इनकी औलाद जो है वो 3rd हेड ऑफ द कंट्री होगी, 4th हेड ऑफ द कंट्री, क्यों 3 ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो जिस देश में देश का प्रमुख चुनाव जीत कर आएगा वह देश रिपब्लिक कंट्री कहलाएगा। सो अ कंट्री वेयर द हेड ऑफ द कंट्री कम्स थ्रू अ इलेक्टेड प्रोसेस। तो जिस देश में याद रखिएगा देश का प्रमुख चुनाव के थ्रू आता है वह देश रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। तो जिस देश में देश का प्रमुख निर्वाचन प्रक्रिया से आएगा वह देश रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड नहीं होता है। तो भाई साहब लोग कहते हैं ना कर्म कर फल की इच्छा मत कर। अब यहां तो कर्म की पूरी डेफिनेशन ही खत्म हो गई। बच्चा मां के पेट में ही राजा घोषित हो गया, इससे बड़ी और क्या महानता लोगे यार, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये 5 पॉइंट सबको क्लियर होंगे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 शब्द सबको क्लियर है? फास्ट जल्दी बताइएगा। तो जिस देश में देश का प्रमुख इलेक्टेड प्रोसेस से आता है वह देश रिपब्लिक कहलाता है। बहुत बढ़िया, आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं है, इक्वालिटी। देखो बेटा, इक्वालिटी आप जानते हैं भैया, जहां पर सब लोग बराबर हों।
यहां पर समझ रहे हैं द टर्म इक्वालिटी means no section of the society any special privilege and all the people have been given equal opportunities for everything without any discrimination. Everyone is equal before the law, आर्टिकल 14 to 18. सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी है, और इक्वालिटी का मतलब है कि भैया सब बराबर हैं और किसी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है। इक्वालिटी के बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भैया भाईचारा। तो हमारे देश में बेटा भाईचारा है, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं। द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल। फ्रेटर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। ऑल्सो मेंशन द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बच्चों भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी, हमें अपने देश और अपने लोगों के प्रति एकता होनी चाहिए, ठीक है, एक होने चाहिए। जस्टिस याद रखिएगा, हमारे देश में बेटा न्याय, हमारे देश में याद रखिएगा 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, हमारे देश में 3 तरह के जस्टिस किए गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितने तरह के जस्टिस हैं, तो 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी का मतलब है द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल to choose their way of life and have political views and behavior in society, a sense of brotherhood. Liberty does not mean freedom to anything. A person can do anything but within the limits set by the law. ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब होता है बेटा उदारता। उदारता को जो है ना, आप उससे मत जोड़िएगा कि आपको जो मन चाहे वो करने की आजादी है, नहीं। कुछ चीजें करने की आजादी है जो लिमिट्स के अंदर है। अब जैसे आपको भाई किसी इंटर रिलीजन में शादी करनी, वो आपका अधिकार है। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, ये आपका अधिकार है। आपको क्या खाना है, ये आपका अधिकार है। आपको क्या पहनना है, ये अधिकार है। किससे मोहब्बत करनी है, ये अधिकार है। किससे शादी करनी है, ये अधिकार है। समझ रहे हैं? तो ये आपके अधिकार हैं, ये आपकी लिबर्टीज हैं। आपको किसको वोट डालना है, ये आपका अधिकार है। तो लिबर्टी है, लेकिन ये नहीं है कि भैया जो मन चाहे करोगे, है ना। अब ये नारे लगाओगे गलत तरीके के, तो वो नहीं होगा, है ना। हाँ, अब गलत तरह के नारे लगाओगे जैसे जेएनयू में लगे थे, तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ चलेगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। ये हो गए हमारे शब्द।